जिम आयुर्वेद का नाम सुनते हैं सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो ये होती है उसका इलाज स्लो होता है। और यू वोंट बिलीव 70% उनका पेन इंस्टेंट चला गया विदाउट एनी मेडिसिन। पर डिप्रेशन में लोगों की इच्छा होती है कि मैं जान नहीं दूँ, नहीं चाहिए जारी मुझसे जिंदगी। तब उन्हें क्या राय दोगे, क्या दवाई, ऐसा कुछ तो होगा जो उसमें उनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि उन्हें इसके जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा। ये बात जेनजी की नहीं है, ये बात हम लोगों की और ओल्ड एज की नहीं है। हमेशा कभी भी गलत थॉट हमारे माइंड में आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ होता है, कारण कुछ भी हो। यदि थायराइड का पेशेंट है तो ये 3 प्राणायाम तो उनको करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ स्नेहा। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी फ्रेंड स्नेहा पांडे। आज हम आयुर्वेद के रिगार्डिंग कुछ ऐसे सवाल जो आपको अगर भी आते ही होंगे उनके जवाब एक प्रोफेशनल से जानेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर दिनकर शुक्ला। थैंक यू स्नेहा, मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिम आयुर्वेद का नाम सुनते हैं सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो ये होती है उसका इलाज स्लो होता है। मैंने कई लोगों से बात की इस बारे में, उनका भी सबसे पहला जवाब यही होता है कि उसका जो इलाज है काफ़ी स्लो है, काफ़ी लंबा टाइम लेता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो स्नेहा, ऐसी बात नहीं है कि आयुर्वेद का इलाज स्लो है। आप देखिए, जब अगर हम 100 साल पुराना चले जाएं और उससे भी पुराना चले जाएं, उस समय हिंदुस्तान में आयुर्वेद ही था। ठीक है, राजा महाराजा लड़ते थे, तलवार भाले सब चलते थे, हाथ कटता होगा, सब होता होगा, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में उस समय भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो रहा ही होगा। ठीक है ना। वो अलग बात है कि हमारा वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास से हट गए, या वो धीरे धीरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आना चालू हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको नी पेन, ठीक, नी पेन और हिप पेन दोनों ही थे। तो हमने उसमें आयुर्वेद में हमने उनको अग्निकर्म किया, और यू वोंट बिलीव 70% उनका पेन इंस्टेंट चला गया विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, ये भी एक इमरजेंसी है, यानी पेन को हमने रिलीव किया। जो आप कह रहे हो स्लो होता है, स्लो नहीं है। दूसरे कई एग्जाम्पल हैं। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए क्लिनिक पे, उनको बहुत सीवियर यहाँ पे पेन हो रहा था। तो हमें भी लगा कि शायद कहीं कार्डियक ना हो, बट देखा, उनसे बात की तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको अल्सर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको सीवियर पेन हो रहा है। हमने उनको आयुर्वेद मोती पिस्टी वगैरह मिला के दिया, और आप नहीं मानेंगे, इंस्टेंट जैसे दवाई पी, विद इन सेकेंड्स उनका पेन खत्म हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में हमारे पास जल्दी ट्रीटमेंट नहीं है या स्लो है, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कौन सी कंडीशन में है। क्रॉनिक बीमारी है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, बिल्कुल घिसा हुआ जोड़ है, तो अगर हम सोचें कि उसको जल्दी कवर कर लेंगे तो ऐसा नहीं, डिपेंड करती है सारी चीज़। ठीक है। और जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है किसी का, काफ़ी हेड इंजरी काफ़ी ज़्यादा आ गई, अगर वो आ जाए आयुर्वेदिक दवाई में तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा उसे ठीक होने में, क्योंकि वो तो इंजरी खून निकल रहा है, उसमें तो आपको तुरंत सर्जरी करनी चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमें भी ये पहचानना होगा, आयुर्वेद डॉक्टर्स को, वैद्यों को भी ये समझने वाली चीज़ें हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी हमारी लिमिटेशंस कहाँ पे हैं। तो अगर इस तरीके की कोई एक्यूट इंजरी हो गई, रोड साइड इंजरी हो गई, तो इट्स बेटर टू गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाइए, अर्जेंट ट्रीटमेंट लीजिए, फिर इस चक्कर में ना पड़िए। मेरी ये अपनी राय है, दूसरों की राय अलग हो सकती है, बट मेरी यही राय है कि ऐसे केस में आप हॉस्पिटल में जाइए, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी होना चाहिए। ओके। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जल्दी फील करते हैं वो है सोचना, ओवर थिंक करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कोई तरीका है जो इंसान को डिप्रेशन से बाहर लेके आ पाए? स्नेहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद एट टाइम हम भी कभी डिप्रेशन में आए होंगे या आ जाते हैं, कई बार होता है, आप भी आए होंगे, लोग आते हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यस, सोचते रहते। इसके पीछे क्या क्या राज है, मतलब क्या बेस छुपा है, आप सबसे पहले ये देखिए। ये बात जेंजी की नहीं है, ये बात हम लोगों की या और ओल्ड एज की नहीं है, कोई पैथी का भी रोल नहीं है।
सबसे बड़ा कारण है हमारी एक दूसरे से इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, डिजायर्स बहुत बढ़ जाते हैं। दुख क्यों हो रहा है? दुख यही तो हो रहा है कि मैं चाहूँ स्नेहा मेरे लिए ये कर दे, आप चाहो डॉक्टर साहब मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे। हमेशा पॉसिबल नहीं है, ऐसी बच्चे, ऐसी फादर, ऐसी मदर, ऐसी सारी चीजें। तो जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और हम उसको बिल्कुल पागलों की तरह उसको पूरा करने के पीछे भाग रहे होते हैं, तभी डिप्रेशन आती है। ठीक है, तभी डिप्रेशन आ रहा है, तभी एंजाइटी आ रही है। तो आपको ये समझना होगा, इसमें आयुर्वेद एलोपैथी कुछ भी नहीं है। इसमें ये समझना होगा आपको कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है। ठीक, साथ में खाने पीने का। अब आप खाना पीना ऐसा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड कहीं ना कहीं केमिकल इम्बेलेंस तो करते ही है हमारी बॉडी में जाके। केमिकल इतना आ रहा है, इतनी सारी चीजें आ रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो योगा करिए, प्राणायाम करिए और चीज़ों को अप्लाई करिए। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी मोडालिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके, जैसे शिरोधारा, शिरोबस्ती वगैरह, नस से नाक में ऑयल वगैरह डालते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन एक जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाके हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो मेडिसिन देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर हम आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कई बार डिप्रेशन में लोगों की इच्छा होती है कि मैं जान दे दूँ, नहीं चाहिए जा रही मुझसे ज़िंदगी। तो आप उन्हें क्या राय दोगे, क्या दवाई, ऐसा कुछ तो होगा जो उसमें उनकी हेल्प कर पाए? क्योंकि उन्हें इसके जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए, इसी के लिए मैंने बात की है ना कि सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो BAML मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर है, होम्योपैथी या एलोपैथी, कोई भी डॉक्टर है, यूनानी के डॉक्टर हैं, उन्हें ये समझना होगा, पेशेंट के साथ टाइम लगाना होगा, काउंसलिंग करनी होगी कि भाई इनको ये सिचुएशन आई क्यों। हमेशा कभी भी गलत थॉट हमारे माइंड में आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ होता है, क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है। हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए, उसने हमें डिच कर दिया, या हम दूसरे को देख के कि भैया ये तो बड़ी गाड़ी ले आया, मैं तो गाड़ी नहीं ला पा रहा, तब ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को एनालाइज करने की बातें होती हैं सबसे पहले कि भाई बंदा डिप्रेशन में जा क्यों रहा है। शुरुआत एंजाइटी से हो रही है, वो एंजाइटी, उसे भूख नहीं लग रही, ठीक है, भूख ही नहीं लग रही, खाना नहीं खा रही, बिहेवियर थोड़ा अलग कर दिया। अच्छा ठीक, एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाए। कई बार आप क्या करते हैं, आप मीन्स कोई भी जो भी ऐसा होता है पर्सन, वो क्या करता है, कई बार वो अपने कॉन्टैक्ट्स कम कर लेता है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाता है, अकेला रहना पसंद करने लग जाता है। ठीक है, वो अपने घर वालों से भी ज़्यादा बातें नहीं करता है। अगर किसी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो उसके घर वालों को बिल्कुल सावधान होना चाहिए कि कहीं हमारा जो भी पर्सन है वो किसी डिप्रेशन या एंजाइटी में तो नहीं जा रहा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल, डॉक्टर दवाई तो बाद में आता है, सबसे बड़ा रोल आता है फैमिली मेम्बर्स का। फैमिली मेम्बर्स उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या उसको अपनी फैमिली में कंफर्टेबल फील हो रहा है। आज देखो हो क्या रहा है, आज कम्युनिकेशन गैप है। आज फादर बैठे हुए हैं, मदर भी है, बच्चे भी हैं, दादा दादी भी हैं, और सबके हाथ में मोबाइल है, एक ही रूम में बैठे हैं और मोबाइल में। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो मैसेज देते हैं कि भैया खाना बन गया, आप आ जाओ, अलग अलग रूम में बैठे हैं, फोन से मैसेज जा रहा है, आ जाओ। तो वहाँ इमोशनल टच ही नहीं है। जब इमोशनल टच ही नहीं है तो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा कौन? तो आप अपनी ही मन के कहानियों में ताना बाना बुने जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। सी, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले डॉक्टर या फैमिली मेंबर्स को उसकी काउंसलिंग, जड़ तक जाए कि प्रॉब्लम है क्या। कोई ना कोई डीप थॉट ऐसी जरूर होती है उसके दिल में या दिमाग में जो उसे परेशान कर रही होती है। और पहले के टाइम में सरसों के तेल में खाना बनता था, तब कुछ नहीं होता था लोगों को। अब सरसों के तेल में खाना बनता है, कई घरों में रिफाइंड का यूज तक नहीं होता, फिर भी हार्ट डिजीज हो जाती है। क्यों? देखो, हार्ट डिजीज या किसी भी बीमारी को पैदा होने के कई कारण होते हैं। ठीक है, अब आपने हार्ट डिजीज का लिया है तो हम इसी चैप्टर में बात करते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो पहले आता था, जो आज से 50 साल पहले क्वालिटी थी, वो अब क्वालिटी नहीं। ठीक है, तो आप एक पूरी कंपनी में कर रहे हैं कि कंपनी खराब तेल बना रही है या फिर उसका इनका तेल का सही
नहीं, बात देखिए, बात किसी भी कंपनी की नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के ज़माने में सब कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। आप बेटर क्वालिटी की चीज़ खरीद सकते हैं जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है, बट कितने लोगों की अप्रोच उस ऑयल तक है? कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कितने लोगों की अप्रोच उस ऑयल तक है? एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे गेहूँ, ये चावल, जो वैरायटी आज से 100 साल, 50 साल, 30 साल पहले थी, अब वो वैरायटी नहीं है गेहूँ की, ठीक है। चावल की। आप चावल खाते, आप गेहूँ लाते, कौन सा लाते? नहीं। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है। अब एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, न्यूट्रिशन इन आवर किचन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक सवाल है कि हमारी किचन में जो हम आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक ला रहे हो, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है? अब हर आदमी पैकेज फूड नहीं खरीद सकता, हर आदमी एक बढ़िया कंपनी का महंगा सामान नहीं खरीद सकता। आज हिंदुस्तान की जनता इतनी जो लोअर तबके के लोग हैं, अधिकतर लोग, वो कहाँ से क्वालिटी कंट्रोल कर सकते? तो ये जो हमारी क्रॉप्स में, अन्न में जो पेस्टिसाइड्स जाने लग गए, हम पेस्टिसाइड ज़्यादा खाने लग गए। दूध, आज देखो, गाय के दूध के नाम पे जितनी डेयरियाँ हैं, अधिकतर डेयरियों में इंजेक्शन लगा के गाय के दूध को निकाला जाता है। अब इंजेक्शन लगे हुए दूध में, जो भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोनल, क्या वो दूध में नहीं आता? वो मिल्क में आ रहा है। अब वही मिल्क एक छोटा बच्चा पी रहा है, इसीलिए लड़के लड़कियों में जल्दी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ये भी एक कारण है, ये भी एक रीज़न है। अब जल्दी चेंजेस हो जाएगा, बच्चा 10 साल का हो, उसमें चेंजेस जल्दी हो रहे हैं, तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन में वो भी जा रहा है, ठीक है। हार्ट डिजीज के यही कारण है। फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। क्वालिटी ऑफ फूड हमारी डिटीरियोरेटेड होती जा रही है। हाइब्रिड फूड, बहुत से अनाज आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा जो एंजाइटी डेवलप हो रही है, जो इच्छाएं बढ़े जा रही हैं, आप मोबाइल उठा लो, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें देख के हो सकता है कोई बंदा सोचे यार मैं भी पॉडकास्ट कर लूँ, तो एक थॉट तो उसके दिमाग में पहुंच गया, ठीक है। अब वो इस चीज़ को, जो उसके लिए शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी ज़रूरी नहीं है, बस उसको फुलफिल करने के लिए वो पागलों की तरह दौड़ करेगा। वो जब दौड़ करेगा पागलों की तरह, रिसोर्सेज है नहीं, तो एंजाइटी बढ़ेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, केमिकल लोचा बॉडी में पैदा होगा। एंड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए एंजाइटी इज द प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस प्रिकर्सर है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जब भी स्ट्रेस होगा, उसका बेस कोलेस्ट्रॉल का बना देता है। इसलिए आज हार्ट डिजीजेस और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही। तो फिर आप घर में तेल का इस्तेमाल करें, फिर आखिर करें कैसे कि हार्ट डिजीज से बचा जा सके? क्योंकि आजकल छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बच्चों को 7 साल के, 8 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है, जिनकी लाइफ में कोई अभी देखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए, कई बार कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो, हाँ, बट मैं ये कहता हूँ कि यदि आप अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ों को ढंग से समझ लें कि उठना कब है, ठीक है। आज जो मतलब अधिकतर जो लोग हैं, बच्चे या जो भी लोग हैं, वो 8-9 बजे के बाद उठ रहे हैं। महानगरों में तो यही होता है, ठीक है, 9-10-11 बजे उठ रहे हैं। अब 11 बजे उठेंगे, 2 बजे तक वो ब्रश व्रश करेंगे, कब खाएंगे, कब क्या करेंगे, कब ब्रेकफास्ट होगा, तो नियम तो रहा ही नहीं, कोई डिसिप्लिन रहा ही नहीं। इसके अलावा एक्सरसाइज ही नहीं है, फास्ट फूड खूब खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाए जा रहे हैं, और घर में भी खूब बटर वटर खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना हम खाना खा रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम एक्सरसाइज तो करें, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे बैठे हम जो भी खाते हैं, एक्टिविटीज़ हमारी कम है, ऊपर से स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं, यही सारे कारण हैं। आपने कहा एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम पे नहीं उठते, बाहर खाना खाते। ये जो एक्टर्स है, इन्हें जिम करते करते ही हार्ट अटैक आ रहा है। ये टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से उठ रहे हैं, जिम कर रहे हैं प्रॉपर, इन्हें जिम करते करते हार्ट अटैक आ रहा है। देखो, जिम करते करते हार्ट अटैक आ रहा है क्योंकि आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ कही है। आयुर्वेद में कहा है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा आप जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे वो आपके लिए ट्रबलसम हो जाएगी। जितने भी लोग ऐसे देखे गए, पाए गए, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जा रहे हैं। जब भी आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे कुछ भी चीज़,
अपनी फेस्टिव से जाना करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाओगे। आप मसल्स को ज़्यादा यूज़ कर लोगे, मसल फटीग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ज़्यादा खाना खा लोगे, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी हम ओवर एक्टिविटी करते हैं, अपनी ओवर एक्टिविटी से आयुर्वेद में कहा एक क्षतिशीर्ण नाम की एक बीमारी हो जाती है, यानी कि अंदर कहीं ना कहीं कोई वेन रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से कोई क्लॉट बन सकता है, या उसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एक ये भी रीज़न है। दूसरा, जो दवाइयाँ स्टेरॉइड्स आजकल खा लेते हैं लोग, या इसके अलावा मल्टीविटामिन का चलन चल गया। अरे भाई, मल्टीविटामिन क्यों खा रहे हैं हम? आपको ये समझना पड़ेगा, कोविड के दौरान आपने देखा होगा विटामिन डी कम हो रहा है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। हम सबसे अच्छा खा रहे हैं, सबसे अच्छा फूड हम इनटेक कर रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सारी चीज़ ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारे में इम्यूनिटी कम हो गई, हमारे विटामिन कम हो गए। क्यों हो गए भैया? कभी सोचा है किसी ने? वो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड बदल गया। हमारी किचन में जो हम चीज़ें लाते थे वो चेंज हो गई। आप देखो, आप जब बचपन में थे तो घर में किचन में क्या आता था, और आज किचन में क्या आ रहा है, वो कोई नाम नहीं ले रहा, कुछ नाम नहीं ले रहा। हाँ, आप देख लो, खुद देख लो, चेंज हुआ ना? काफी चेंज हुआ। हमने अपने फूड को चेंज किया, हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, हमने अपनी जो एक कंबाइंड फैमिली थी, हम न्यूक्लियर फैमिली में आने जाने लगे, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स इस चीज में रोल प्ले कर। आजकल घुटने का पेन काफ़ी कॉमन हो गया है। बहुत लोगों को आजकल बहुत छोटी सी भी घुटने पेन हो रहा है। तो आखिर क्या करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ी राहत मिले, या फिर आने वाली प्रॉब्लम जब बड़ी हो सकती है तो थोड़ा कम कर दे? देखो स्नेहा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है आज? आप देखिए कि छोटा बच्चा है और चाहे बड़ा आदमी, मेल है चाहे फीमेल है, उसको विटामिन की कमी हो रही है। ठीक है, विटामिन डी कम होता जा रहा है, कैल्शियम कम है, खाना पीना और तमाम तरह की चीज़ें जो हम डिस्कस कई बार करते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आदमी को क्या करना चाहिए कि अपनी कैल्शियम और विटामिन डी को मेंटेन करे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई जो वेजिटेरियन है वो कैसे पूरा करे, उसके पास सोर्सेज कम होते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, मखाना है, छुआरा है, अखरोट है, इनमें विटामिन डी की क्वांटिटी मिल जाती है। तो यदि आप इन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं तो आपका विटामिन डी का अपटेक पूरा रहता है। ठीक है, कैल्शियम के लिए और विटामिन डी के लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम सफ़ेद तिल कहते हैं। सफ़ेद तिल कैसे यूज़ कर सकते हैं? 2 चम्मच सफ़ेद तिल ले लीजिए। एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के लिए बात है, फीमेल मेल दोनों के लिए। 2 चम्मच आपने तिल लिया, सफ़ेद तिल, उसे 1 कप पानी में डाल दिया, भिगो दिया, रात को सोक कर दिया, सुबह निकाल के छान लो और तिल को खा लो। थोड़ा उसमें किशमिश डालना चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा गुड़ मिलाना चाहें, ऐसा करके आप ले सकते हैं। लगातार यूज़ करेंगे तो आपको एक तो विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आएगा, क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो हम अपने जीवन से निकाल चुके हैं हिंदुस्तानी, वो है मसाज, मालिश। पहले क्या होता था कि आदमी कोई भी है तो वो अपने शरीर की मसाज करता था, ठीक है ना, नहाने से पहले चाहे 10 मिनट मसाज। तो नी के पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है कि कुछ नहीं मिलता आपको, तिल का तेल मिल रहा है, सरसों का तेल मिल रहा है, आप थोड़ा सा लीजिए, जब भी आपको नी की मसाज करिए। और एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज के लिए समझ लेना चाहिए, अपने आप ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी पैर करना चालू कर दिया। तो एक्सरसाइज को थोड़ा समझना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो फीमेल्स हैं, जब मीनोपॉजल स्टेट उनकी आती है, मीनोपॉज होने लगता है, धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने लगते हैं, तो उनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अपनी बोन्स का, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल इम्बैलेंस होता है वो एकदम से बोन्स को वीक करता है। तो ऐसे समय में आपको सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पे काम करती है। हड़ जोड़ है, शतावरी है, अश्वगंधा है, अर्जुन की छाल है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया तिल है, छुआरा है, अखरोट है, मखाना है, ये जरूर लेते रहना चाहिए। क्योंकि इंडियन फीमेल्स में खास तौर से एक बात देखी गई है कि वो पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती रहती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। तो अपने लिए जरूर करें, ठीक है। तो नी जॉइंट के लिए, नी जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए ये 3-4 चीज़ें
बहुत कॉमन सी है, ये भी अगर आप समझ जाएंगे आपकी नी जॉइंट हेल्थी रहेगी। कैंसर आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर आयुर्वेद में कोई इसका इलाज है जिससे कि वो ठीक हो सकता है? आपको अगर कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कैंसर हो सकता है फ्यूचर में हो जाए? कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ कैंसर हो सकता है, तो पहले से क्या करना चाहिए कि हम उससे बच सके? जी स्नेहा, बिल्कुल ठीक बात है। कैंसर आज तो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है हिंदुस्तान में ख़ास तौर से। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए, ये पहचानना कि कैंसर हो रहा है ये तो फिर डॉक्टरी लेवल के काम हो जाते हैं, कॉमन मैन के लिए नहीं है। बट हाँ, बिना बात का वजन कम होते जा, ठीक है, किसी का वेट लगातार कम हो रहा है, या फिर किसी का फीवर जा ही नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है, और या फिर किसी की कोई ऐसी बीमारी जो ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर से मिलके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत आजकल चल रहा है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट मैं ये एक आम आदमी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट खोजना चाहते हैं, इलाज है, उसके लिए जो डॉक्टर इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड BAMS डॉक्टर है, उससे आप बात करें। इसके अलावा आज गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर में, BHU में आयुर्वेद संकाय है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आयुर्वेद में रिसर्च हो रही है। तो कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही किसी क्रॉनिक बीमारी से या ऐसी डेडली डिजीज से पीड़ित है, तो वो इधर उधर ना भटक के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाए या फिर क्वालिफाइड BAMS डॉक्टर से बात करें जो उस पर्टिकुलर डिजीज में एक्सपीरियंस रखा। ठीक है। अभी रिसेंट में कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास जिसने अपनी होप खो दी हो कि अब उसका इलाज हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उसने एक्सेप्ट कर लिया हो कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपके पास आकर उसे होप पे मिली और ठीक भी हुआ हो? जी बहुत बढ़िया। ये हाँ, तो बहुत एक ऐसी बात है कि अभी शायद 15 दिन हो रहे हैं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी 20-21 साल की, उसकी मदर लेके आई। उसको माइग्रेन बहुत रहता था 2 साल से, और बहुत पतली दुबली सी लड़की थी, ठीक है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन का अटैक आता था। सब जगह दिखा लिया उसने, कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। तो मेरे कृष्णा नगर तुलसी चैरिटेबल क्लिनिक पे आई वो। तो वहाँ पे मेरा पैटर्न क्या है कि मैं पहले नाड़ी परीक्षा करता हूँ, उनको खाली पेट बुलाया, उनकी नाड़ी परीक्षा की, नाड़ी परीक्षा करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके ये समझ आया कि उस जो गर्ल थी, लड़की थी, उसमें रस है, एक रस धातु वीक हो गया था। वो उनको हमने बताया, हालांकि क्योंकि जल्दी है, नई जनरेशन है, तो इतना विश्वास नहीं करते, बट मैंने उनको एक कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि बेटा ये आप मेरी दवाई 1 हफ्ता यूज़ करिए, आप फिर मुझे बताइए। और आप समझो कि 1 हफ्ता उसने मेडिसिन यूज़ की, उसको कोई माइग्रेन अटैक नहीं, जो कि उसको डेली पिल्स खानी पड़ती थी। और अभी दोबारा दवाई रिपीट किया हम लोगों का, और इट्स बीन 15 डेज, अभी तक कोई माइग्रेन का अटैक नहीं है। हेल्दी भी, थोड़ा उसको लगता है कि मैं अब एनर्जेटिक हूँ, मैं सुबह उठ जा रही हूँ, मैं काम कर पा रही हूँ, चिड़चिड़ापन भी मेरा खत्म हो गया। तो आयुर्वेद में बीमारी को समझना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कहा कि सिर दर्द है और मैंने सिर दर्द की दवाई दे दी। ये आयुर्वेद है, इसमें आपको हर पेशेंट के अकॉर्डिंग दवाई देना पड़ता है, अलग होता है। मान लीजिए 2 पेशेंट 3 पेशेंट माइग्रेन, एक फैटी है, एक लीन है, और एक मीडियम है, सबकी प्रकृतियां अलग हैं, बीमारी एक। मॉडर्न साइंस के हिसाब से बीमारी एक, आयुर्वेद के हिसाब से तीनों अलग हो गए। तो आयुर्वेद में क्या, पुरुषम पुरुषम वृक्ष है, हर पेशेंट, हर रोगी के अनुसार उसकी रोग की प्रकृति और रोगी की प्रकृति के हिसाब से दवाई दी जाती है, तब जाके बेटर रिजल्ट आते हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड जितने भी BAMS डॉक्टर्स हैं, MD हैं, PhD हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके दवाई लीजिए। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद के नाम पे किसी से भी हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है।
आपका पैटर्न क्या है इलाज करने? जैसे कि हम चैरिटेबल का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में आती है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, तभी ये चैरिटेबल है। आपका क्या पैटर्न है? कैसे एक आम आदमी भरोसा करे कि हाँ, आपका हॉस्पिटल बेस्ट है, वहाँ पे क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है? जी, बिल्कुल ठीक बात है। चैरिटेबल का नाम आते ही लोग ऐसा सोचने तो लग जाते हैं थोड़ा-सा। बट मेरे 2 यूनिट हैं। एक मेरा यूनिट है पुष्पांजलि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर, जो मैंने सबसे पहले खोला था। इट्स बीइंग आई थिंक 17-18 ईयर्स हो गए। तो एक वो यूनिट है, वो उसमें जनरल हम जो भी इलाज करते हैं आयुर्वेद से ही इलाज करता हूँ मैं। उसके बाद अभी कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा लोग भी आजकल फाइनेंशियली परेशानी में हैं, और मुझे भी ऐसा लगा, घर वालों से बात होती थी कि भाई कुछ तो समाज के लिए भला किया जाए, जो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये तुलसी चैरिटेबल कृष्णा नगर में अपना स्टार्ट किया, और तुलसी चैरिटेबल में भी पैटर्न वही है जो पुष्पांजलि आयुर्वेद में है। पैटर्न कोई चीज नहीं है वहाँ। जो हम काम करते हैं सेम यहाँ पे भी करते हैं। हमारा पैटर्न क्या है कि पेशेंट आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी नाड़ी परीक्षा करें। आयुर्वेद में जो बताया गया, नाड़ी परीक्षा करते हैं, दर्शन प्रश्न स्पर्शन तीनों काम है। तो उसको देख के, उससे प्रश्न करके और उसकी नाड़ी परीक्षा करके, फिर उस रोगी के और रोग की दोनों की नेचर क्या है, पेशेंट की नेचर यानी प्रकृति क्या है और रोग की प्रकृति क्या है, दोनों को मैच करके एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल उसी पेशेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फिर उसको दवाइयाँ दी जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि दवाई, देखिए आजकल कंपनी वाली दवाइयाँ कॉस्टली बहुत होती हैं। हम क्या करते हैं, हमने चैरिटेबल तुलसी चैरिटेबल क्लिनिक में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी दवाई खुद ही पीस लें, पिसवा लें, फैक्ट्री में जाके पिसवा लाते हैं, गोलियां बनवा लाते हैं, कैप्सूल बनवा लाते हैं। तो इससे हमने अपनी कॉस्ट कटिंग भी की और क्वालिटी मेंटेन की। जैसे हमें अश्वगंधा चाहिए तो हम अपना अश्वगंधा ले आते हैं, उसको पीस लेते हैं, छान लेते हैं, और उसको जो भी हमने प्रोसेस करना है उसको प्रोसेस करके हम पेशेंट को देते हैं। तो इससे हमारी क्वालिटी भी मेंटेन हो गई और हम एक चैरिटी के रूप में भी हम कुछ कर पाते हैं पेशेंट्स के लिए। आजकल पाइल्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। आखिर क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? अगर किसी को हो चुका है उसके बाद आखिर वो क्या करके कंट्रोल में रहे? जी बिल्कुल। पाइल्स, देखो पाइल्स का या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सबसे मूल कारण, जो बेसिक कारण है, वो है अधिकतर कॉन्स्टिपेशन लेना, पेट सही से साफ नहीं है ना। कई बार लोग क्या है कि एक एक दिन 2 दिन स्किप हो जाते हैं, पेट ही साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है। या कई बार लोग क्या है कि भाई लूज मोशन भी अगर ज़्यादा बार बार लगे रहते हैं तो वो भी एक पाइल्स का कारण बनता है, या फिशर या फिस्टुला यानी एनोरेक्टल गुदामार की जो डिजीज़ है वो पैदा हो जाती है। इसके पीछे वही बात है, कारण वही सारे हैं, पानी कम पीना, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह ये ज़्यादा खाना, ठीक है, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस में रहना, रात को ज़्यादा जागना, ठीक, और दिन में फिर सोते रहना, लेट उठना, ये सारे फैक्टर्स मिल के पाइल्स को पैदा करते हैं या फिशर्स को पैदा करते हैं। इसके लिए सबसे पहला तो यही तरीका है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेकअप करो, रात को जल्दी सो जाओ, दिन में जल्दी उठ जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, पानी कम से कम पानी का इंटेक भी 2.5-3 लीटर तो पूरे दिन में करेंगे। खाना ज़रूर ऐसा खाएंगे जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, फ्रूट्स का इंटेक हो, कुछ सैलड्स का इंटेक हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए आदमी को। अब मान लीजिए किसी को पाइल्स हो गया या फिशर हो गया, तो उसको सबसे पहले कुछ ऐसा लेना चाहिए जिससे उसका पेट साफ होता रहे, मोशन थोड़ा सा सॉफ्ट आए, उसको कटी स्नान कर सकते हैं जिसे हम सिट्स बात कहते हैं। टब ले लें, उसमें गुनगुना पानी डालें, फिटकरी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, और नहीं तो खाली गुनगुने पानी का सिट्स बात कटी स्नान करें उसमें। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी ऑइंटमेंट आती हैं, दवाइयाँ आती हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए। अब अपने तुलसी चैरिटेबल क्लिनिक पे पाइल्स का इलाज करती हैं, और कुछ पाइल्स की जो विशेष आयुर्वेद की झाड़ सूत्र विधि है उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, और सौ पेशेंट्स को बहुत अच्छा आराम आया है हमारे यहाँ पे, तो वो भी करा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल मेकअप करना ही पड़ेगा।
ठीक। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आज के टाइम में हो रही है वो है, लोग रात को जगते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो आयुर्वेद में कहा है कि जब भी रात को जगेंगे, यानी कि रात को आप देर से सोए, 2 बजे 3 बजे सोएंगे, तो वायु कुपित हो जाएगी। कॉल सेंटर्स में देखो, रात रात भर बच्चे काम कर रहे हैं या लोग काम कर रहे हैं और दिन में आके सो रहे हैं। जब भी ऐसा होगा, वायु कुपित होगी, और वायु कुपित होगी, शरीर में ड्राइनेस, रुक्षता आएगी, एंजाइटी बढ़ेगी, बाउल मूवमेंट यानी पेट की मूवमेंट गड़बड़ होके कॉन्स्टिपेशन रहेगी, एंजाइटी बढ़ जाता है। ऐसे ही लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, एयर फॉल होने लगते हैं, एक्सीवेल्स में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान करना है। अब ये हो सकता है बात कि भाई हमारे तो कॉल सेंटर जॉब है, हम क्या करें, जॉब छोड़ नहीं सकते, हमें घर भी चलाना है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ स्नैक यानी चिकनी मीठी चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे दूध है, दूध का यूज़ करिए, देसी घी का यूज़ करिए, ठीक है, किशमिश वगैरह का यूज़ करिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने किसी क्वालिफाइड BMS डॉक्टर से मिल के आप उनसे बात करके उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे आजकल लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं कि हाँ डॉक्टर वो बैठ पता नहीं कौन नहीं जानता कि उसमें डॉक्टर है भी या नहीं, फिर इलाज बताया लोग घर में करने लग गए। अब कोई मान लीजिए कोई दिल्ली में नहीं रहता, वो कोई हरियाणा में रहता है, तो उसके लिए अगर आपको बात करे कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, मैं कैसे आपसे कैसे आप क्या हेल्प कर पाएंगे फिर दोस्तों उसकी देखो स्नेहा, कैसे तो उसकी हेल्प कर पाएंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको पंजाब में या उत्तर प्रदेश में कैसे वो उस हाल में नहीं वहाँ से उठ के आपके पास आता है। देखो स्नेहा, इसमें क्या है कि जैसे हमारा फ़ोन नंबर है, हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप से हमें मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करके हम उनकी रोग की और उनकी खुद की प्रकृति का पता लगाएंगे। उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ या डाइट उनको बताई जाएगी। वो पर्टिकुलर दवाई या डाइट उसी पेशेंट या उसी पर्सन के लिए होगी। तो जब उसको फॉलो करना चालू करेंगे, दिन प्रतिदिन उनमें इम्प्रूवमेंट आने चालू हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास नहीं आ सकता या नहीं जा सकता। तो उसके लिए आप मॉडर्न जितने भी हमारी मीडिया की चीज़ें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई परेशान है हार्ट डिजीज से है, जैसे कि उसे दिल में मतलब कुछ जैसे दिल में छेद जाते हैं लोगों को, तो उससे आयुर्वेद में कुछ कोई हेल्प हो सकती है कि दिल में छेद है, कोई हेल्प आयुर्वेद में हो इसकी। देखो स्नेहा, इसमें ना जो मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसी जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, वहाँ पर बेटर यही रहता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हैं उनसे मिलिए, उनसे सलाह करिए, मेरी पर्सनल मानना है। हाँ, इसके अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, ठीक है, या किसी की हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, किसी की हार्ट बीट स्लो रहती है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट कमज़ोर है बहुत, इन सब चीज़ों पे आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे अर्जुन की छाली लेनी चाहिए। हार्ट के लिए बहुत बढ़िया हार्मलेस काम करता है, लेकिन वैद्य को पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ देनी है, कौन सी नहीं देनी। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, तो अब मान लीजिए कोई हार्ट ब्लॉकेज वाला हमारे पास आया, तो ये भी देखना होगा वैद्य को, डॉक्टर को भी ये देखना होगा कि उसकी ब्लॉकेज कितनी है। अगर उसकी अर्जेंट नीड है तो उसको, ये मेरा पर्सनल मानना है, तो उसको फिर कार्डियोलॉजिस्ट पे भेजना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम होता है तो बेटर है, एक ओपिनियन दिला के हम अपने ट्रीटमेंट पे लेते हैं, हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह में आते हैं। आजकल स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है कि स्किन में रैश आते हैं, धूप में निकलते हैं, या फिर कई लोग काम में ऐसे सारे धूप में खड़ा ही होना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस पर ज़्यादा धूप में खड़ा ही होना है, और स्किन प्रॉब्लम जाती है। कई बार हम बाहर जाते हैं, उसके स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों को जैसे कि अभी कई लोग आदत होती है ऐसे बैठे 10 मिनट बाद ही उनके हाथ पसीने पसीने, पैर गीले हो गए, हाथ गीले हो गए, इसका भी कोई इलाज आ रहा है। जी, आपने जो बातें की, थोड़ा अलग अलग बीमारियाँ हैं। स्किन में तो बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, बट एक पर्टिकुलर जो आपने बोला कि स्किन में क्या है कि दाग, वो दाफड़ से पड़ जाना, खुजली होना, धूप से गर्मी में आना, गर्मी से ठंडी जगह पे जाना, इसको शीत पित्त या टिकिया जो हम कहते हैं, उसके इलाज बहुत हैं आयुर्वेद में।
डिपेंड करता है कि किसको कितना पुराना है कितना नहीं पुराना है। स्किन के डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हमारे पास होते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। या एक चीज़ और देखी गई है, अधिकतर स्किन की बीमारी जिनमें पाई जाती है उनमें आप देखेंगे तो पेट उनके ठीक से साफ नहीं होते, ठीक है, या फिर ओवर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक या किसी ऐसा इरिटेंट यानी किसी केमिकल के टच में वो बार बार आती रहती है। तो दवाई करने से साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी होता है कि ये जो बीमारी है वो किससे एग्रेवेट हो रही है। जैसे मुझे याद है कि आज से शायद 7-8 साल पहले एक फीमेल मेरे पास आती थी, उनको पूरी बॉडी पे खुजली होती थी, लाल लाल दाफन पड़ जाते थे, आर्टिक एरिया हो जाता था। ट्रीटमेंट हमने शुरू किया, काफ़ी पुरानी उनको प्रॉब्लम थी। 1 आध महीने की ट्रीटमेंट रही और मैं उनसे बार बार पूछता था कि ऐसा क्या आप ले रहे हैं, ऐसा क्या इरिटेंट जा रहा है, सारी चीज़ें बताई। तो एक एक करके उनको छुड़ाते गए, तब भी ठीक नहीं हुआ। तो लास्ट में उनसे ये पूछा कि कुछ तो ऐसा जाता है आपकी बॉडी में जो ये इरिटेशन क्रिएट करता है। बड़ा सोचने के बाद मुझे एकदम ऐसे थॉट क्लिक हुआ। मैंने कहा जी चाय पीते हैं, हालांकि उनसे पहले भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि चाय पीती हो, अदरक लेते हैं, तो अदरक उन्होंने मना किया था। बट उस दिन उन्होंने ये बोला कि मैं तो अदरक बहुत डालती हूँ, अदरक के बिना चाय ही नहीं पीती हूँ। तो जिस दिन हमने उनकी अदरक बंद कराई चाय में, यू वोंट बिलीव कि 1 हफ्ते 10 दिन में उनकी बीमारी ही खत्म। तो कहीं ना कहीं वो अदरक उनको इरिटेंट का काम कर रही थी। मेरे बार बार पूछने के बाद भी पेशेंट ने मुझे नहीं बताया। कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो एज सच डॉक्टर या वैद्य हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को भी देखना है कि किस बीमारी किससे पैदा हो रही है। आयुर्वेद का बहुत ही अलग तरीका है बीमारी को ठीक करने का या बीमारी को देखने का। हम कहते हैं कि चिकित्सा का पहला सोपान है निदान परिवर्जन, यानी जो भी चीज़ इस बीमारी को बढ़ा रही है पहले उसे बंद करो। जब आप उसे दूर करेंगे तब बीमारी आपसे दूर होगी, अदरवाइज दूर नहीं होगी। बट कई लोग बोले ना काम में एक पूरा मेकअप में बैक नहीं पड़ेगा, जैसे कि एक्टर्स हो गए, टीवी एक्टर्स हो गए, तो काम में के सामने मेकअप में लेके बैठना ही पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम इन्हें ही होती है। ये सारा दिन मेकअप ला के बैठते हुए अलग अलग जगह का अलग अलग मेकअप है, अलग अलग इन्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। मेरे पास एक एयर होस्टेस आती थी और सेम ये क्वेश्चन था उनका कि सर कैसे करूं, उनके फेस पे एलर्जी हो जाती थी। तो देखिए आप, क्योंकि वो जॉब रिलेटेड प्रोफाइल है उनका, इसमें मैं भी ज़्यादा मिस नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जब भी आप घर आए तो कोशिश करें मेकअप को अच्छे से रिमूव करें। कई बार क्या है, थके हुए आए हैं, ऐसे सो गए हैं, नहीं ये नहीं करना, मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हमने उनको खाने को दी और कुछ लगाने को दी। तो ड्यू टाइम में उनका ये जो एलर्जी होती थी काफ़ी कम हो गई थी और मुझे लगता है कि 6-8 महीने के बाद फिर वो आई नहीं, वो होप सो ठीक हो गई उनकी। तो डिपेंड करता है, मेकअप लगाना है ज़रूरी है, हमारी डिमांड है जॉब की, तो आप लगाइए, पर उसमें क्वालिटी एश्योर करिए, क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा, आपको उसको रिमूव अच्छे से करना है। रिमूव करने के बाद कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक बहुत सी चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड होती है, उसको इस तरीके से बताना थोड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज़ एक ज़रूर है कि ऐसा आदमी आंवला या त्रिफला इस तरीके का ज़रूर कुछ ना कुछ पाउडर ले सकता है, इनके रस आते हैं, जूस आते हैं, वो ले सकते हैं, ये ज़रूर लें। तो इससे इम्यूनिटी बिल्ड होती रहेगी और पेट भी सही से साफ होता रहेगा, क्योंकि स्किन डिजीजेस का अधिकतर संबंध पित्त से हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं कि विरेचन यानी कि मोशन क्लियर कराना इसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जैसे कि आजकल नेल्स लोगों को बड़े बड़े रखने होते हैं, नेल एक्सटेंड कराना होता है और फिर नेल्स खराब होने लगते हैं धीरे धीरे करके। अब उसके लिए क्या करें, कई लोगों का काम, जैसे कि मैंने बताया, कई लोगों का काम है कि बैठते हैं, बाहर आते जाते हैं, 10 लोग की जगह बैठना होता है, तो उन्हें ज़रूरी है कि वो अच्छे दिखे, अच्छे लगे, तो वो क्या करें, नेल एक्सटेंशन न कराए, क्योंकि कई लोग तो नाखून बैठते ही नहीं है, तो नेल्स को फिर और ख़राब करते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई ऐसा कोई दवाई जैसे कि वो ठीक हो जाए, कोई आयुर्वेद का कोई, जैसे कई की उंगलियाँ पूरी सड़ने लगती है नेल एक्सटेंशन की, जो
ग्लू का यूज़ होता है, जो ग्लू चिपकाने के लिए यूज़ होती है, उससे तो कतई नुकसान होता है, कतई स्किन डिजीज का रीजन भी बन जाती है। जिस नया देखो फिर वही बात आती है कि जैसे मैंने कहा था कि आयुर्वेद का पहला जो सिद्धांत है ट्रीटमेंट का वो ये है ही निदान परियोजन। अगर आपको उस ग्लू से प्रॉब्लम हो रही है, ये रिमूव इट, उसे हटा दीजिए, मत लगाइए, अदरवाइज तो बचेंगे कैसे। ठीक है, फिर मान लीजिए लगा भी लिया तो अच्छी तरह क्लीन करो, क्लीन करने के बाद ड्राई करो अच्छी तरीके से। फंगल इन्फेक्शन वगैरह अगर नहीं है, नेल आपके ब्रिटल हो रहे हैं, तो आयुर्वेद में कहा है नख, दंत और केश और लोम ये अस्थि धातु के मल है। यानी कि कहीं ना कहीं कैल्शियम वीक हो रहा है, विटामिन डी वीक हो रहा है आपके अंदर, तो कैल्शियम विटामिन डी के लिए मखाने और सफ़ेद तिल वगैरह जो मैंने बताया उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, नेल्स पे ऑयल एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। मेडिकेटेड ऑयल आते हैं आयुर्वेद के, वो पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से होते हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं है तो कैस्टर ऑयल ले लीजिए। कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा लेके नेल्स पे अच्छी तरह रब करिए। जब रब करेंगे या कैस्टर ऑयल को डिप कर लें किसी एक कॉटन में और इस पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, तो जो नेल की ब्रिटलनेस है वो धीरे 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 ठीक होने लग जाएगी। और हमने सुना है कि आयरन एक बार कमजोर हो गई फिर वो ठीक नहीं होती, जैसे पहले थी वैसे कभी नहीं होती। आप सर्जरी करा लो या फिर आप कुछ भी कराओ, जो एक बार जा चुका आप बस वैसे नॉर्मल है। कोई आयरन में ऐसा कुछ है जैसे किसी की आई साइड जा रही है, कमजोर हो रही है, मैं ये नहीं कह रही पोता से अंधा हो रहा है, कहीं जैसे छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे आई साइड कमजोर हो रही है, वो पढ़ रहे लेकिन फिर आई साइड भी कमजोर हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई इलाज इससे कि वो आई साइड वापस पुराने जैसे नेचुरल थी वैसी आ जाए? जी देखो, बात वही आ जाती है कि आप देखो आई साइड वीक क्यों हो रही है बच्चों की, है खासतौर से बच्चों की होती है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। स्कूल में भी उनको काम मिल रहा है, वो सारा लैपटॉप पे कर रहे हैं या मोबाइल पे कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ साथ बच्चों में विटामिन की कमी आ रही है, तो विटामिन की कमी होने से और स्क्रीन टाइम बढ़ने से आई पे स्ट्रेन पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप विटामिन पूरा कीजिए, यानी विटामिन हम लेके रखिए, आप उनको लेके विटामिन के टैबलेट लीजिए, आप उनको मखाने खिलाओ, आप उनको किशमिश दो, बादाम दो, सफ़ेद तिल दो, ये सारी चीज़ें दो, दूध दो, पनीर दो, हेल्दी डाइट देंगे तो उससे एक तो उनके इम्यूनिटी बिल्ड होगी, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, विटामिन की कमियां दूर होंगी। इसके अलावा ऑयल, हम घरों में सिर पे तेल मालिश करते थे ना, आप तेल मालिश नहीं की जाती, आप सिर पे तेल लगाइए, सिर पे तेल की मालिश करेंगे तो उससे भी मसल्स का मसाज होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो आई की हेल्थ बढ़नी चालू होगी। स्क्रीन टाइम कम कराइए, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। इसके अलावा आंवला एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आंवला है, त्रिफला है, वो ज़रूर देना चाहिए। केले का सेवन करें, एप्पल का सेवन करें। मीन्स कहने का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेकअप करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, हेल्दी फूड डालिए, विटामिन की कमी पूरी करिए। इसके अलावा फिर दवाई का रोल आता है। दवाई लेने के लिए हमेशा डॉक्टर से मिल के, क्वालिफाइड आप BAMS से मिल के, आयुर्वेदाचार्य से मिल के इलाज लीजिए। कहने का कहना है कि हाँ, अगर आयरन पे कमजोर हो रही है तो आयरन जैसा कोई इलाज है या आयरन पहले से नेचुरल हो जाए, इससे पहले थी? जी, उस पर बिल्कुल काम किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज ही हर आदमी की हो जाएगी, लेकिन बहुतों की नॉर्मल हो जाएगी। उसके लिए पेशेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर को भी करनी, पेशेंट को भी करनी। एक कोई क्रिटिकल एज है कि हाँ इस एज तक अगर आप आइज कमजोर है, हमारे पास आते हैं आयुर्वेद में आते हैं तो आपकी आई साइट नॉर्मल हो जाएंगी। कोई कैसी एज के हाँ 30 तक अगर आप हैं तो आई साइट आप बस आ सकती है नॉर्मल? देखो, डिपेंड करता है कि आई साइट वीक क्यों हुई। बात वही आ जाती है, अब ये डॉक्टरी वाला काम आ गया कि आई साइट वीक क्यों हुई। अगर उसके फैक्टर्स जो कवर हो सकते होंगे वो ज़रूर कवर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आई साइट वीक हो गई है तो उस इंजरी को रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक एज के बाद आई साइट या जब बॉडी ही डिटीरियोरेट होती है, बॉडी वीक होना चालू हो जाती है, तो उसके बाद तो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेद में कई कंसेप्ट हैं, जैसे रसायन हैं, जैसे च्यवनप्राश बहुत अच्छा रसायन है। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करना चालू करते हैं और थोड़ा लंबा समय यूज़ करते हैं तो सारी इफ़ेक्ट आती है। डिपेंड करता है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आया है, किस रोग की स्टेज पे आया है। ठीक है। जो था
थायराइड आजकल लोगों को हो जाता है, उसकी क्या कॉमन रीज़न है कि उसका हो रहा, और क्या थायराइड कभी ठीक हो सकता है? देखो स्नेहा, थायराइड आजकल बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। और थायराइड के विषय में सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि जनरली थायराइड का टेस्ट लोग जब कराते हैं तो TSH करा लेते हैं एक, जबकि थायराइड का कभी भी टेस्ट कराएं पूरा थायराइड पैनल चेक कराएं जिसमें T3, T4, TSH और NT-TPO भी आता है, इसको करा लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि थायराइड हमारे को ट्रू थायराइड है या नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि T3, T4 नॉर्मल आते हैं, TSH काफ़ी बड़ा होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, ठीक है, और TSH यहाँ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यहाँ से सीक्रेट होके TSH यहाँ थायराइड को कहता है कि भैया तू T3, T4 निकाल, ठीक है, आप ये दो आप निकालो। और हम क्या करते हैं, हम उस केस में ये दोनों T3, T4 नॉर्मल है तो वो एक केस हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में भी चला जाता है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, NT-TPO भी उनमें कई बार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप ब्रेन रिलैक्सेंट देना चालू करते हैं या फिर उज्जयी, उद्गीत, भ्रामरी, ये प्राणायाम कराना चालू करते हैं थायराइड के पेशेंट्स को तो बहुत अच्छा रिलीफ आता है। तो कारण कुछ भी हो, यदि थायराइड का पेशेंट है तो ये 3 प्राणायाम तो उनको करने चाहिए, उज्जयी, उद्गीत और भ्रामरी, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेना चाहिए जैसे ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है, ठीक है, आयुर्वेद में इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिनको आप लेंगे तो ब्रेन रिलैक्सेशन का काम होगा और थायराइड में बहुत अच्छा फर्क आना चालू होता है। आजकल डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे डायबिटीज़ हो चुकी है तो क्या करना चाहिए जिससे कि कंट्रोल में रहे? देखो, डायबिटीज़ के लिए एक मैं श्लोक सुनाता हूँ कि आयुर्वेद में कहा है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनुपरसा पयलसी, यानी कि आस्या सुखम ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन आराम करता है, काम कम करता है, स्वप्न सुखम वो भी आराम करना, ज़्यादा काम धाम जिसके बाद नहीं है या नौकर चाकर काम करेगा, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी यानी कि दही वगैरह अधिक खाना, ज़्यादा कंजम्पशन करना, ग्राम में औदक अनुपरसापयांसी यानी ऐसे जंतु जो जल में या जल के पास ज़्यादा रहते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना, और एक कहा गया नवान्न पान यानी कि नए अन्न को खाना। आज आप देखो कि जो हम चावल लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, वो जनरली नया अन्न होता है, वो 2 साल पुराना नहीं। तो नए अन्न में क्लेद यानी कि उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है जो जाके हमारे बॉडी में कफज प्रमेह का निर्माण करता है। आजकल आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि आयुर्वेद में या और इधर उधर की डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को वातज प्रमेह है, पित्तज है या कफज प्रमेह है। कफज प्रमेह आसानी से ठीक होता है, पित्त प्रमेह उससे कम ठीक होता है आसानी से, और वातज प्रमेह भी बहुत टाइम लगता है या ठीक ही नहीं होता है। वो यानी कि वो चलता रहेगा, आप ट्रीटमेंट लेते रहिए और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में मधुमेह को नहीं वातज प्रकार की एक प्रमेह में माना है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है डायबिटीज़ वाले को करना क्या है। सबसे बड़ा इलाज जो डायबिटीज़ का है कि आप जितना अन्न खा रहे हैं तो उतनी आप एक्सरसाइज करिए। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है लोगों को क्योंकि वो एक्सरसाइज कुछ करते ही नहीं है, खाना बढ़िया खा लेते हैं। तो आप खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो ज्वार, बाजरा, रागी इनका आप आटा यूज़ करिए, गेहूँ कम डालिए, इसको यूज़ करिए आप, उससे भी बहुत अच्छा होता है। जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। आजकल और भी चीज़ें हैं कि ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या करना चाहिए जैसे गाजर वगैरह है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं और कंपैरिजन में वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। घिया है, तोरी है, टिंडा है, शलगम है, पत्ता गोभी, पालक, इनका यूज़ करना चाहिए। तो जब आप इनको यूज़ करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज करेंगे और जैसे बताया मोटे अनाज का सेवन करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल आने लग जाएगी। फिर तो एक चीज़ और हो जाती है डायबिटीज़ वाले में, एक बहुत बड़ी एक और मैं एक चीज़ बताऊँ,
कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं पेशेंट्स, लोग चाहे 10 साल पुराने हो गए हैं, 15 साल पुराने हो गए हैं, उनको ये नहीं पता है कि मेरी डायबिटीज़ किस कारण है। 2 रीज़न, या तो मेरा इंसुलिन कम बन रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है, या फिर इंसुलिन तो ठीक बना रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज़, लीवर मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, लीवर फैटी हो गया और फाइब्रोज हो गया। ठीक है, मीडियम दर्जे का फाइब्रोसिस आ रहा है। तो ये भी पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो किस कारण है। यदि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट में बड़ी जल्दी आराम आता है। ठीक है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आते हैं। और जिसका इंसुलिन कम बन रहा है उसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको देखना होता है। और देखेगा कौन? तुम जो ऐसे जगह जगह पे बातें कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, डॉक्टर देखेगा, क्वालिफाइड डॉक्टर देखेगा, चाहे वो BAMS है, BUMS है, होम्योपैथी वाले या एलोपैथी वाले, क्वालिफाइड डॉक्टर देखेगा। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए तो आप समझेंगे कौन सी चीज़ ठीक होगी, कौन सी चीज़ नहीं ठीक, और आपकी बीमारी साध्य होते हुए असाध्य नहीं हो जाएगी। अधिकतर क्या हो रहा है, नीम हकीम कतराए जाने इधर उधर के चक्कर में जिसकी साध्य बीमारी है, ठीक होने वाली, जल्दी आराम आने वाली बीमारी को भी असाध्य बना दे रहे हैं लोग। जब डायबिटीज़ का नाम है नीम करेला जाऊँ, नीम करेला जाऊँ, उनसे कैसे कर लोगे भैया? तो और भी तो चीज़ है, उनको भी तो फॉलो करना है। तो इस तरीके से पूरे आयुर्वेद में सारे तरीके अलग हैं। बीमारी को देखने का तरीका अलग है, बीमार को देखने का तरीका अलग है, दवाई देने का तरीका अलग है। दवाई का काल है, कब देना है, खाली पेट देना है, खाने के बाद देना है, वो यानी बीच बीच में देना है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके ही हम अपने पेशेंट्स को दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, डाइट रिकमेंड करते हैं जो उनके हित में हो। एक मैं कुछ टाइम पहले कि लिवर फैटी हो रखा है, डॉक्टर ने बोला है कि ड्रिंक मत करो। वो ड्रिंक किए जा रहे हैं। उन्हें उनकी एज अभी ठीक है, 20-21 साल के। आपको क्या लगता है कि अगर वो ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे, उन्हें पता है कि उनका लीवर ठीक नहीं है, फिर वो करते रहते ड्रिंक किए जा रहे हैं, तो उन्हें क्या इसमें कोई नुकसान होगा? इस पर क्या सब उस टाइम पे इसमें कोई इलाज नहीं आयुर्वेद में कि हाँ आप ड्रिंक छुड़वा दें, जैसे क्या इसमें ड्रिंक छूट जाए, आपका लीवर नॉर्मल हो जाए? देखो स्नेहा, ड्रिंक छुड़ाने के इलाज में मैं काम नहीं करता हूँ, तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि आयुर्वेद में ड्रिंक छुड़ाने की दवाई है। बहुत सीधी सी बात है। हाँ, फैटी लीवर पे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, वेट हार्ट फैटी लीवर पे भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, देखो आप समझो कि मैं पट्टी बांध रहा हूँ फिर कट कर रहा है, मैं पट्टी बांध रहा हूँ फिर कट कर रहा है, तो ना तो वो पट्टी उस घाव को भरेगी ना वो बनेगा। तो अगर ड्रिंक करना वो बंद नहीं करेगा तो चांसेस बहुत ही कम है कि उसकी रिकवरी आ पाए। वो एग्रेवेटिंग फैक्टर तो बार बार दिए ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे केस में कोशिश यही रहती है कि अपने ड्रिंक को वो कम से कम करता जाए, कम से कम करता जाए। एकदम नहीं छोड़ पा रहे तो धीरे धीरे उसे कम करता जाए। और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ आती हैं वो अच्छे डॉक्टर से मिलके, आयुर्वेद क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके उनके संपर्क में जाके दवाइयाँ लेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने भी सुना है कुछ टाइम पहले कि हाँ मैं उसे पता ही मेरा लीवर ठीक नहीं है, फिर वो ड्रिंक हो रही है। मतलब एक एज पे जैसे कि आप 20, 21, 22, 23 वाले उम्र को अगर आपको पता आपको नुकसान है, आप वो चीज़ कर रहे हो, उस पर बॉडी कोई असर नहीं दिखाती, क्योंकि आपको उसे पता है 6-7 महीने से रहा है उसे प्रॉब्लम लीवर की, बट वो ड्रिंक कर रही है, उससे कोई अपने बॉडी में कोई दर्द या कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब अपने आप को ठीक हो रहा है, या तो वो ड्रिंक एज की वजह से कोई असर नहीं दिख रहा है इस चीज़ का। इसलिए देखो, ऐसा नहीं है कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा उठा ही नहीं जा रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, पैरों में क्रैम्प्स आने चालू हो जाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, एंजाइटी बनी रहती है, स्किन पर लाल लाल से दाने आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, पॉटी कभी ठीक आती है कभी नहीं आती है, गैस एसिडिटी बनती है। बॉडी तो रिस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी तो कह रहा है स्टॉप करो, मैं ही नहीं स्टॉप कर रहा, क्योंकि मैं अब अपनी इंद्रियों के अधीन हो गया, मैं अपने मन के अधीन हो गया। ठीक है, इसीलिए तो कहा है कि अपने मन को कंट्रोल में रखो। मन को कंट्रोल में रखोगे तभी तो आपकी बॉडी कंट्रोल में आएगी। मन कोई बाहर तो रहता नहीं, इसी बॉडी पे रहता है।
तो मन को कंट्रोल करिए। बॉडी हमेशा रिस्पॉन्ड देती है, रिस्पॉन्ड करती है, हम ही नहीं मानते, हमें किए जा रहे होते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, प्रज्ञा अपराध, यानी कि जो आपने कहा उसको प्रज्ञा अपराध, यानी जानते समझते अपराध करना, ये भी रोग का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपने कहा पता है कि लीवर खराब है या ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, मैं ड्रिंक कर ले रहा हूँ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर का नहीं खाना, पायल सो चुकी है, दर्द होता है, जलन ब्लीडिंग, फिर भी मैं खाता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या प्रज्ञा अपराधी तो है, जानते समझते तो हम गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक छोटी आपको बीमारी हो रखी है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर, बॉडी रिस्पॉन्ड दे रही है, खाली हम नहीं समझ पा रहे कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड दे रही किसी बीमारी का। एक्चुअली वो एज ऐसी है ना, उस एज में आपकी सहन शक्ति बढ़िया होती है ना, आपकी विल पावर अच्छी है, आपकी सहन शक्ति अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, बॉडी तो दे रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है कि भैया हम इसे बंद कर दें, लेकिन अभी मेरी विल पावर ज़्यादा है, मेरी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें आदमी को समझना चाहिए, जो समझता है वो रिकवर हो जाता है, अदरवाइज तो लाइफ स्पैन छोटा कर ही लेता है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। कई सारे सवाल जो मेरे मन में थे, मेरे दर्शकों के मन में थे, उनका जवाब आपने दिया। कई सारी चीज़ें मैंने आज सीखी और इन चीज़ों का मैं दोस्तों साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, उन्हें भी इन चीज़ों में बहुत कुछ बताना है मुझे। और बहुत जल्द हम डॉक्टर टनका शुक्ला के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट लेने वाले हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम अलग अलग जड़ी बूटियों के नाम क्या हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, इसकी एक पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना भूल ना जाए।